चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ ठीक आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज़ ठीक है जी? चलिए सर FA2 की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इधर सिलेबस का इंट्रोडक्शन हो रहा है। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक? चलिए सर दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं सर। हाँ इधर फर्स्ट पेज सामने रखें। मिला पेज? ये जो FA2 है सर ये FA1 की एक्सटेंशन है। सब लोगों ने FA1 अटेम्प्ट करने के बाद ही FA2 पढ़ना शुरू किया होगा। इंट्रो की एक्सटेंशन थी FA1 में। FA1 में जो स्टैंडर्ड्स है उसके बाद अब FA2 के कुछ फर्दर स्टैंडर्ड्स आ गए। तो मेरे नज़दीक FA1 पढ़ लेने के बाद FA2 में अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है। जो कॉस्ट पढ़े हजरात वो ज़रा डिफरेंट चीज़ है। ये वही स्टैंडर्ड दोबारा है। अब आपका जो लेवल है इसमें अंडरस्टैंडिंग इशू नहीं है। बाकी आपको ये पता है प्रैक्टिस चाहिए, रूटीन चाहिए, वो सारी चीज़ अपनी जगह। सिलेबस वन सेकेंड बहुत ज़्यादा है। तो असल इशू वही है कि रेगुलरिटी हो, डेली का काम डेली हो, इस तरह की बातें ही रेलिवेंट है। दोबारा अपने आप को मोटिवेट रखा जाए कि मैंने रोज़ पढ़ना है, जाके रोज़ क्लास आना में आना है। फिजिकल अगर आपने एडमिशन लिया है तो क्लास भी फिजिकली लेनी है। रिकॉर्डेड ऑप्शंस आपको पता ही है बाद में पेंडिंग हो जाती हैं। तो उस तरफ अगर ना जाए तो सिलेबस का FA2 का खास तौर पर कोई इशू नहीं। मतलब जो भी चीज़ है नहीं होगी, और लेकिन आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली बात समझ आ जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है FA2 की। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अपने आप को डेली बेसिस पे पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट रखना। चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, होमवर्क डेली का डेली है, वही चीज़ें सारी। आई होप के कोई इशू वाली बात नहीं। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं, जरा ये जो आपके पास ऊपर तो ग्रिड बनी हुई, नीचे जरा ये जो टेबल बना है नीचे वाला, इसमें जरा कोई टॉपिक्स चंद एक अगर हाईलाइट कर ले रहे हैं कि कौन कौन से हमारे मेन टॉपिक्स हैं, वो मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ। सबसे पहले तो IAS 1 लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे कंपोनेंट्स आपने FA1 में बनाना आप सीख लिए हुए हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स, वही दोबारा आने। कोई नया कंपोनेंट नहीं है, लेकिन उन्हीं में जो और स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एप्लीकेशन। तो पहली चीज़ तो कह सकते हैं आप वही है। देन एक इसमें IAS 10 लिखा हुआ, ये एक थ्योरेटिकल मीन्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह से FA1 में भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वो तो न्यूमेरिकल ही हो जाता है, लेकिन एक होता है ना सिनेरियो, मतलब सिनेरियोज ये उसको एक्सप्लेन करना, जैसे लॉ में होता है। ये मेरे ख्याल FA1 में कोई ऐसा गवर्नमेंट ग्रांट कभी कभी आ जाता है वैसे, वो जिस तरह मेरे ख्याल लास्ट टाइम नहीं आया, मेरे जेहन में शायद नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ वो ठीक है। हाँ ठीक, जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता मैं डिस्कस करना होता है, तो नॉर्मली ये IAS 10 में से वो आता है। लेकिन IAS 10 का एक लिंक है नीचे, जरा ढूंढे 6 के साथ। ये अक्सर ये दो स्टैंडर्ड्स का मिक्स करके क्वेश्चन आता है, IAS 10 और IAS 37। इसके आगे फिर एक इफ्रिक भी लिखा हुआ, मैं दोबारा जब नीचे आता हूँ फिर बताता हूँ। ऊपर वापस आ रहे, फिर एक नंबर 3 जो लिखा हुआ है इनकम टैक्सेस, ये एक मेजर टॉपिक्स में से है, जिसमें से पिछले काफी अरसे से हर दफा ही सवाल आ रहा है, और वो भी 15-20 नंबर तक ही आ रहा है। तो मेन टॉपिक्स में सब कह सकते हैं कि इनकम टैक्सेस है। देन उसके बाद फिर एक इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है। अगर आपके पास डॉलर्स हो या आपकी इंपोर्ट्स हो, इंपोर्ट्स सुना कभी वर्ड, बाहर के मुल्क में पैसे जाने हैं फॉरेन करेंसी के या आने हैं,
तो उन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये IAS 21 में डिस्कस करेंगे। इधर आप मुझे कैंडी 1 मिनट कर दीजिएगा, कॉल आ रही है, मैं कर लेंगे जस्ट 1 मिनट। जी सॉरी जी, स्टार्ट करें। तो फॉरेन करेंसी में क्या बता रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे IAS 21। फिर उसके बाद एक नंबर 5 को सर्कल लगाएं, नीचे आए थोड़ा, नंबर 9 और नीचे उसके नंबर 12, IAS 28, IFRS 3, IFRS 10, इन 3 हेडिंग्स को इकट्ठा करके हमारा एक दूसरा मेन टॉपिक है कंसोलिडेशन। अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले, क्या बोला मैंने, तो ये कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले तो कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, ये कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन मींस कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो लेवल आपका बड़ा होता जाएगा। कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह को बनानी आती हैं, आती है ना। इनको इकट्ठा कैसे करना है वो इंशाल्लाह इन टॉपिक्स में डिसाइड करेंगे। ये 3 स्टैंडर्ड उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, ऊपर IAS के नाम से चल रहे थे, नीचे फिर 9 और 11 12 में जाके IFRS शुरू हो गया। इसका है आइडिया? ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड, ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिस तरह FA1 में अलाउड है एग्जाम हॉल में लेके जाना, उनका फायदा हो या ना हो एक अलग बहस है, लेकिन उसी तरह FA2 में भी ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउड है। तो ये जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपने खरीदे हुए हैं ऑफली, उसके बाहर अगर आपने देखा तो मेन हेडिंग IFRS है। IFRS स्टैंड्स फॉर क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन जब ये बुक खोलेंगे आप तो इसमें FA1 के लेवल पे तो सारे स्टैंडर्ड्स IAS के नाम से थे, IAS 20, IAS 23, IAS 40, IFRS के नाम से FA1 में कोई भी नहीं था। लेकिन जब स्टैंडर्ड्स की बुक खोली जाती है तो उसमें IAS के नाम से स्टैंडर्ड्स भी हैं और फिर IFRS के नाम से स्टैंडर्ड्स भी हैं। जिस तरह IAS 1 है, IAS 2 वगैरह है, इस तरह IFRS 1 2 भी है। फर्क बेसिकली सिंपली ये है कि आज से तकरीबन 15 या 20 ईयर्स पहले तक जो स्टैंडर्ड्स बनते थे वो IAS के नाम से बनते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अब जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड बनते हैं जो पिछले 15-20 सालों के दौरान बन रहे हैं, इन्हें अब IFRS के नाम से लिखा जाता है। आप सॉर्ट ऑफ ये कह सकते हैं ओल्ड स्टैंडर्ड्स किस एब्रीविएशन से IAS के, और जो नए डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इन को अगर कलेक्टिवली बोलना हो तो कलेक्टिवली जो बुक का नाम है वो IFRS है। मीन्स उसे IFRS की जो बुक है उसमें पुराने स्टैंडर्ड्स भी हैं और नए स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो कुछ आपके सिलेबस में IAS के नाम से जरा ऊपर देखें कौन कौन से हैं ऊपर। IAS 1 आया है, IAS 10 है, 12 है, 21 है, 28 आया है। नीचे आ जरा IFRS 3 है, बल्कि 37 भी है, 38 भी है। फिर IFRS के नाम से भी काफी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, 8 9 वगैरह वो नीचे भी जाकर डिस्कस करते हैं। कलेक्टिवली IAS ओल्ड स्टैंडर्ड्स, IFRS न्यू स्टैंडर्ड्स मिला के IFRS वर्ड ही बोला जाता है। लेकिन समझने के लिए, याद रखने के लिए सिर्फ डिस्टिंक्शन ओल्ड स्टैंडर्ड्स एंड न्यू स्टैंडर्ड्स की सफिशिएंट, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा रुकिएगा, नंबर 6 पे दोबारा, उसमें फिर आगे एक IAS 37 के साथ एक फ्रिक लिखा हुआ IFRIC, और नीचे जरा है 7 में IAS 38। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जिस तरह IAS 16 है वहाँ टेंजिबल एसेट्स हैं, डेप्रिशिएट होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज होते हैं, तो उसका भी स्टैंडर्ड आप आपके सिलेबस में
उसके साथ एक SIC लिखा होगा, तो इनको जरा हाईलाइट करा जरा, IFRIC और नीचे SIC। एक तो मैंने आपको सेग्रीगेशन बताई है, IAS और IFRS। यहाँ पर क्या आ गया, SIC सिक, और इसके ऊपर IFRIC IFRIC। इसका कॉन्सेप्ट ये है, एक सेकंड बोर्ड पे देखा, किसी भी स्टैंडर्ड को, जब अकाउंटेंट्स प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड को जब अकाउंटेंट्स प्रैक्टिकली कंपनीज में अप्लाई करते हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते हुए अकाउंटेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, समझ आ रही? स्टैंडर्ड्स बना लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज ने, उसको अप्लाई किसने करना? अकाउंटेंट्स ने कंपनीज में जब अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटेंट्स को अगर स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हुए किसी रिक्वायरमेंट की सही तरह से क्लैरिफिकेशन ना हो रही हो, आप इस तरह करें, तो फिर अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड जो होते हैं, IASB जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड है, उनको अप्रोच करते हैं। कौन स्टैंडर्ड बनाता है? IASB स्टैंडर्ड्स बना दिए उन्होंने। अप्लाई किसने करना है? अकाउंटेंट्स ने। अकाउंटेंट्स अप्लाई करते हुए अगर जो स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा है उसे सही तरह से अंडरस्टैंड ना कर पाए, या उनके ख्याल में कोई फर्दर गाइडेंस भी होनी चाहिए, तो अकाउंटेंट्स दोबारा IASB वालों से कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि स्पेसिफिक एरिया में गाइडेंस दें। कौन किसे कह रहा है? अकाउंटेंट्स उन्हें कह रहे हैं कि फर्दर गाइडेंस चाहिए। तो आप अगर फर्दर गाइडेंस देना चाह रहे हो, IASB वाले उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तो वो जो फर्दर गाइडेंस देते हैं, तो जिस डॉक्यूमेंट में देते हैं, उस डॉक्यूमेंट का पुराना नाम होता था स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस। लेट मी फिनिश। SIC किसकी एब्रिविएशन बने मैंने? स्टैंडिंग, ये ऐसा कोई याद करने की चीज नहीं, आइडिया लेकिन होना चाहिए। स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंसेस देते थे वो, ये ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ये आप इस तरह से कहें, स्टैंडर्ड्स में जो फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए होती हैं, उसके लिए गाइडेंस दी जाती है। तो जब पुराने स्टैंडर्ड्स बनते थे IAS के नाम से, तो उस वक्त जब गाइडेंस इशू होती थी, वो स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस कहलाती थी, और इसके भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 वगैरह आपके पास उस सिक में से 32, शायद 32 लिखा हुआ, वो आपके सिलेबस में है। इट मीन सारी 6 भी आपके सिलेबस में नहीं है। जो IAS 32 है, जो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड गाइडेंस है, वो भी आपके सिलेबस में है। लेकिन अब जब नए स्टैंडर्ड्स IFRS के नाम से बन रहे हैं, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाले स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो है गाइडेंस अगर देना चाहे, तो अब वो सिक के नाम से गाइडेंस नहीं देती, अब वो किस नाम से गाइडेंस देती है? IFRIC। IFRIC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस। तो वंस अगेन सिर्फ डिफरेंस क्या है? पुरानी गाइडेंसेस सिक के नाम से है, नई किस नाम से है? तो स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन में अगर फर्दर गाइडेंस दी जा रही हो फ्रॉम द IASB, तो वो पहले दी जाती थी SIC के नाम से, अब दी जाती हैं IFRIC के नाम से। तो इसमें से एक IFRIC 1 आपके सिलेबस में है, जो IAS 37 से लिंक्ड है, इसलिए इसके साथ लिखा हुआ है, और एक सिक आपके सिलेबस में है, IAS 38 से रिलेटेड है। पुरानी गाइडेंसेस SIC के नाम से, और नई गाइडेंसेस IFRIC के नाम से। इन अदर वर्ड्स, फाइनली जरा बोर्ड पे देखें जरा, ये 4 चीजें मेन हैं जो स्टैंडर्ड्स में है। मतलब जब आपको स्टैंडर्ड्स की बुक मिली है, बल्कि उसमें भी वॉल्यूम्स है, शायद 3 वॉल्यूम्स में आपके पास, या 3 या 5 वॉल्यूम्स में, तो उसमें IAS के नाम से स्टैंडर्ड्स भी हैं, IFRS के नाम से स्टैंडर्ड्स भी हैं, 6 भी हैं, IFRIC भी हैं। इन सब को अगर इकट्ठा बोलना हो, तो बुकलेट का नाम IFRS है, लेकिन उस IFRS वाली बुक में पहले एक दफा बोल देना क्या क्या मिलेगा आपको? IAS भी मिलेंगे, IFRS भी मिलेंगे, 6 भी मिलेंगी, और IFRICs भी मिलेंगे। तो कुछ IAS आपके सिलेबस में है, कुछ IFRS आपके सिलेबस में है, और एक सिक, बस एक सिक है 32, और एक IFRIC आपके सिलेबस में। कलेक्टिवली सब कुछ ये कहाँ है? उसी बुकलेट में है, उसी बुकलेट तो नहीं, शायद लेट तो नहीं करना चाहिए, उसी वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड्स में है जो आपके पास है। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम कुछ 1-2 दिन पढ़ना शुरू कर देंगे आगे, तो फिर स्टैंडर्ड्स की दोबारा हमें कहीं पढ़े होंगे इधर उधर, तो तलाश करके ढूंढना है हम लोग। आ जाए फिलहाल वापस जी, बाकी जरा सिर्फ हेडिंग्स आगे कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा ख्याल 7 तक हो गया।
8 है जी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल बिजनेस अगर हो तो फार्म है, ये भी बिजनेस है सर आजकल, फार्मिंग बिजनेसेस है, उसकी भी अकाउंटिंग में इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देन उसके बाद एक IFRS 8 है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ हेडिंग्स देख लें। IFRS 9 रेवेन्यू है, लीजेस है, एक IFRS 16 है ये, एक है IAS 16, वो क्या है वो अब आपके सिलेबस में नहीं, वो मेरे ख्याल आपको काफी आता है। तो अब ये लेकिन IFRS 16 है, ये लीजेस है, तो लीज अकाउंटिंग कैसे होनी है। फिर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट की भी, ये बल्कि फर्स्ट के साथ लिंक्ड है। कुछ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से कंपनी एक्ट 2017 में 3 स्केड्यूल्स हैं जो आपके अकाउंटिंग के सिलेबस में है। डिस्क्लोजर्स याद है, नोट्स डिस्क्लोजर्स, तो जिस तरह स्टैंडर्ड्स में डिस्क्लोजर्स हैं, इसी तरह कुछ कंपनीज एक्ट में भी डिस्क्लोजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, तो जो शेयर होल्डर्स को आपने देने, वो 3 स्केड्यूल लिखे हुए हैं, 3rd, 4th, 5th स्केड्यूल, इसमें क्या है इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली एक कोड ऑफ एथिक्स भी है, जो शायद आपने टैक्स तो पढ़ लिया होगा सबने, तो टैक्स में जो पढ़ा है जिस तरह कोड ऑफ एथिक्स, और कहाँ नहीं पीएस में भी है, ऑडिट में भी शायद है, तो इसी तरह अकाउंटिंग में भी है। तो कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स भी जो अकाउंटेंट्स को अपने जहन में रखने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, कुछ उसके बारे में भी आपके सिलेबस में चीज़ है। एक नज़र खुद से देख लें, कोई पुराना स्टैंडर्ड है बीच में, जरा देखें जरा बीच नहीं नहीं रेवेन्यू पुराना कौन सा है, रेवेन्यू सबसे खतरनाक है। IAS 1 बस मेरे ख्याल है किसी हद तक वो भी प्रेजेंटेशन के हवाले से। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, काफ़ी चीज़ें वो एज इट इज ही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, लेकिन मेरा ख्याल ओवरऑल देखा जाए तो शायद सब कुछ नहीं है, तो कोई नहीं, एक नया चैलेंज। लेकिन वो मैंने जो पहले अभी बात की थी आपसे, FA2 की अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है, प्रॉब्लम फिर वही है, सिलेबस ज़्यादा है, मैनेज करना पड़ता है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। बाकी ये कहना कि आपको इस चीज़ का आइडिया मुश्किल से होगा, ये मेरा ख्याल, मैं ये बात शायद करना नहीं चाह रहा। आफ्टर ऑल द डिस्कशंस इन FA1, मेरा ख्याल आपका लेवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हद तक रीजनेबली सही हो गया हुआ है। चलिए आज थोड़ी सी डिस्कशन आप अलाउ करते हैं, स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो हम अपनी डिस्कशन जरा लीज से स्टार्ट करते हैं, जरा दूसरा सेट सामने रखें। ये जरा सेट दे दें, मौलाना इधर अकेले बैठे हैं। जी सर, ये हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आते हैं ना। क्या हेडिंग लिखी मेरी, IFRS 16 लीज। लीज का एक इनिशियल पार्ट हमने यहाँ पढ़ना है। इससे पहले कि हम लीज की कोई स्टैंडर्ड की डिस्कशन स्टार्ट करें, कुछ पुरानी चीज़ों के हमें इस टॉपिक में ज़रूरत पड़नी है। प्रेजेंट वैल्यू का कभी फॉर्मूला देखा आपने, पेन पकड़े हाथ में, जरा फर्स्ट पेज में सब वैसे जरा रिवाइज करना। इम्पेयरमेंट अगर जहन में लाई जाए, प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, जरा पढ़ने शुरू करें जरा साथ। एक डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला, बोलने देख के क्या फॉर्मूला लिखा हो, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट माइनस n नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अभी वर्किंग करवाता हूँ आपसे, इस सब काइंडली आ जाएगा। इसके साथ एक एन्यूटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसे रहने थे सर, ये मैं इधर हूँ। एन्यूटी का फॉर्मूला भी आपसे पूछता हूँ कब यूज होता है, पहले डिस्काउंटिंग जरा थोड़ा सा कैलकुलेट करके रिवाइज कर लें। इसी के नीचे है जरा लेफ्ट साइड पे, नीचे आते आते एक लाइन ढूंढे नीचे, एक छोटी सी एग्जांपल देखें, कैलकुलेटर्स पकड़े। कैलकुलेटर्स के बगैर हमेशा की तरह कोई गुजारा नहीं है, जिनके पास नहीं है प्लीज कल जरूर हो। फर्स्ट इनिशियली सही स्टार्ट लिया करें। कहता है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे, वर्किंग करनी है जी सबने, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे ₹1 lakh at the end of 5 years and interest rate is 10%. Calculate PV means present value। क्या करें, क्या तरीका होता है, फ्यूचर वैल्यू लें 1 लाख रुपीस,
कितने से बाद इसे पे करना है? डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला सही मिला है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बताएं। 10% को कैसे लिखूं? 0.1 सॉल्व करके लिखना 10/100। अगर 20% होता तो कैसे लिखता? 0.2। लेकिन अगर 10 से कम हो, 9% हो तो 0.09। असल में हो क्या रहा है, कैलकुलेटर पकड़ना जरा, सही क्लियर करें। अगर 10 को आप डिवाइड बाय 100 करें 10% तो 0.1 आंसर आएगा। लेकिन अगर 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। तो लेस देन अगर 10 हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली फिर आपने 0.8 अगर करेंगे तो 80% हो जाएगा। और माइनस कितने ईयर्स हैं? -5। सॉल्व कर दें बिकॉज लिखी हुई है यार, लेकिन सॉल्व कर लें क्या। 6 2 यही जो आ रहा है वो बता दें बेटा क्या आ रहा है। आना इंशाल्लाह यही है, लेकिन क्या आ रहा है, यही क्या आ रहा है। तो व्हाट इज 1 लाख एंड व्हाट इज 62092? 5 साल बाद जब 1 लाख देना है और अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो आज उसकी वैल्यू 62,092 रुपीज है। ये उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू। तो व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू ले लें और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट माइनस n कर लें। नीचे आ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। पहले जरा डिफरेंशिएट करें ऊपर वाली लाइन और नीचे इस लाइन में क्या डिफरेंस है। वहां ये है कि आपने एक ही दफा 1 लाख रुपए को 5 साल बाद पे करना। नेक्स्ट लाइन में क्या है? हर साल के एंड में 5 साल तक हर साल के एंड में 1-1 लाख देने। तो ये सेकंड लाइन में कितने लाख हो जाएंगे? 5 दफा लाख लाख रुपए की अमाउंट है। तो इस केस में अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग करनी है तो कैसे करें? इसको मेरे साथ काइंडली सही रिवाइज कर लें जरा, एक सेकंड बोर्ड पे देखना। लेट्स अज्यूम अगर आज डेट है 1 जनवरी 2021। नीचे जो लिखा हुआ नहीं मैं देख के लिख रहा, आप लोग अपने सेंटेंस देखिएगा। अगर आज 1 जनवरी 2021 डेट है तो इस लाइन के मुताबिक जो लाइन अभी आपने पढ़ी है 1 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, पहला 1 लाख कब पे होगा? 31 दिसंबर 2021। सेकंड 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर। तो ये सॉर्ट ऑफ 1 लाख रुपीस की 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1-1 लाख करके इंस्टॉलमेंट्स में 5 सालों में पे होना है। ठीक है, वो एक सेकंड वही चीज मैंने जरा याद करवानी है। 1-1 लाख पे होना है। क्या इस 1-1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आप डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से ले सकते हैं जो अभी आपने यूज किया? कैसे लेंगे? जो पहला लाख है 1 प्लस, नहीं जो पहला लाख है अगर अलग प्रेजेंट वैल्यू लेना चाहे तो 1 प्लस 0.1 -1 आज से 1 साल बाद है। सेकंड -2 -3 -4 -5। तो अगर हम अलग वर्किंग करना चाहें तो पॉसिबल है की जा सकती है। आज से 1 साल बाद वाली अमाउंट -1 के साथ फिर 2 साल बाद इकट्ठा, लेकिन नहीं कर सकते हैं, इकट्ठा नहीं हो सकता क्योंकि इन सब का गैप डिफरेंट है, इन सब का टाइम पीरियड डिफरेंट है। पहली अमाउंट 1 साल बाद है, फिर 2 साल बाद है, एंड सो ऑन 3 साल 4 साल 5 साल। 1 मिनट करें इधर वर्किंग, आप भी लिख के करें। ठीक है, हो सकता है आपको एक पुरानी बात देख के याद आ गई हो, लेकिन वर्किंग करें। ये चाहे इसी पेज पे करना, तो रजिस्टर पे लिखना जरूरी नहीं है, अपने हाथ से चाहे इसी पेज के राइट साइड पे लिखें। बार बार वर्किंग आनी जरा दोबारा यूज हो जाएगा। तो अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स भी हैं तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंटिंग टू कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को बात समझ आ गई? ये एक सेकंड जरा सेट दिखाइए, जस्ट एक मिनट, ये पेज। जी सर, पहली फिगर राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ 90
909 रुपीज में राउंड ऑफ कर। जी मौलाना सही बताइए यार, तीसरी बता रहे, मैं दूसरी पूछ रहा हूँ। कोई नहीं कर ले, मैं फिर आ रहा हूँ दोबारा। जी इस तरफ ये मेरे बताने से क्यों पता चल रहा है कि वर्किंग करनी है? ये मेरी आवाज ठीक है आ रही है? रास्ते में कहीं रुकी हुई? सेकंड वर्किंग का आंसर 82645। थर्ड वन, ये फिगर्स डिफरेंट क्यों आ रही है इससे? यार लाख रुपया है यार, सबका लाख है। टाइम का गैप डिफरेंट होता जा रहा है। 68 एंड अप्रोक्सीमेटली 62 टोटल करा 379079। अब ये 379079 के आंसर का मीनिंग क्या है? नहीं मतलब 379 ये होगी वर्किंग? जिन्होंने आंसर सॉल्व कर लिया, आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या मीनिंग है इसका? आप लोग सोच लें जरा, बाकी जो कर रहे हैं एक मिनट वर्किंग करना, जिन्होंने वर्किंग करनी कंप्लीट कर लो, जिन्होंने वर्किंग कर ली जरा टोटल का मीनिंग सोच लें जरा। इंडिविजुअल फिगर्स तो हर रिस्पेक्टिव फिगर की प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये टोटल क्या है? ये वो 5 लाख है, उस 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू है जिसे हमने एक लाख करके हर एक साल के गैप से पे करना। टोटल 5 लाख है, लेकिन वो 5 लाख इकट्ठा पे नहीं हो रहा। अगर फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस इस तरह हो, बड़ा सेंटेंस पढ़े जो लिखा हुआ कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे 5 लाख आफ्टर 5 इयर्स, तो फिर क्या करते हैं हम? 5 लाख की एक वर्किंग होनी थी, तो ये 5 वर्किंग्स क्यों हुई है? तो ये एक लाख की जो 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो टोटल 5 लाख ही है लेकिन ये इंस्टॉलमेंट्स में है, उस 5 लाख का जो इंस्टॉलमेंट्स में एक लाख करके पे होना है, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अगर ये एक ही दफा इकट्ठी अमाउंट पे होनी होती तो फिर हम एक ही वर्किंग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसने इंस्टॉलमेंट्स में पे होना है तो इसके लिए हमें अलग वर्किंग करनी पड़ी है। क्लियर है? तो ये 379 कितनी टोटल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू है? 5 लाख की, लेकिन वो 5 लाख इकट्ठा पे नहीं होना, उसने एक लाख की इंस्टॉलमेंट्स में और एक साल के गैप से पे। क्लियर है मेरे वर्ड्स? लेकिन यहाँ बेटा ऊपर एक फार्मूला ऊपर देखें राइट साइड पे, जहाँ फार्मूला देख रहे थे एक एन्युटी का फार्मूला भी था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक है बस, आवाज का इशू तो नहीं प्लीज? जी अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स में भी पेमेंट करनी हो, ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर इंस्टॉलमेंट्स में भी पेमेंट करनी है तो आप अलग प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली फिर टाइम जरा एक्स्ट्रा हमें लग रहा है। 5 वर्किंग्स हैं, अगर ये 10 इंस्टॉलमेंट्स होती तो 10 वर्किंग्स करनी पड़ती अगर हम डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज करें। लेकिन इसी वर्किंग को जो हमने 5 स्टेप्स में की है, सिंप्लीफाई करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, कि एन्युटी का फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो एन्युटी का फॉर्मूला ढूंढ के बोलें क्या लिखा होगा? 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन है, 1 माइनस 1 प्लस आई होल पावर माइनस एन है, और फिर डिवाइड बाई आई भी है। लेकिन ये एन्युटी का फॉर्मूला यूज कब हो सकता है? बीच में नीचे नीचे है, एक मिनट सही तरह रिवाइज कर लें। ये 3 लाइंस ढूंढना। एन्युटी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज कब हो सकता है? मेरे साथ ये पूरा पैराग्राफ जरा पढ़ें। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द अबव कैलकुलेशन, ये जो इंस्टॉलमेंट्स वाली कैलकुलेशन है इसमें टाइम सेव करने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी। लेकिन कब? इफ देयर आर 3 चीजें ढूंढनी है आपने, मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट हो। However, this formula can only be used if the amounts are सेम भी हो अमाउंट्स, और उनका जो टाइम का गैप है वो भी कांस्टेंट हो। मींस 3 चीजें होगी। नंबर 1, एक से ज्यादा अमाउंट्स हो। नंबर 2, अमाउंट्स लेकिन एक से ज्यादा तो है लेकिन सेम हो। अगर 1 लाख है तो सारी 1 लाख है, 50,000 है सारी 50,000 है, जो भी अमाउंट्स है वो सेम हो। और नंबर 3, इनके अंदर जो टाइम का गैप है वो एक का है तो एक साल ही हो, 6 मंथली है 6 मंथली हो, मंथली गैप है तो हर एक में मंथली गैप हो। क्या क्या कांस्टेंट हो? अमाउंट भी कांस्टेंट हो,
टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट हो और एक से ज्यादा अगर अमाउंट्स हैं, तो रादर देन कि आप बार बार ये वर्किंग्स करें, आप अपना टाइम सेव करने के लिए डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले की बजाय एन्यूटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक सेकंड बोर्ड पे देखें जरा, लेट्स अज्यूम अगर अमाउंट सेम ना हो, लेट्स अज्यूम इस अमाउंट्स हो, 4 लाख हो, 2 लाख हो, फिर लाख लाख हो जाए, तो आप डिस्काउंटिंग ही आप यूज करें। एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स है लेकिन सेम नहीं है, तो एन्यूटी यूज नहीं होगा। एन्यूटी कब यूज होगा, फाइनली बोले, एक से ज्यादा हो, सेम हो, टाइम का गैप भी सेम हो, जो हमारे इस केस में है 1 लाख की अमाउंट्स है सारी, एक एक साल का गैप है, सेम अमाउंट्स है, एक से ज्यादा है, तो रादर देन कि हम 5 वर्किंग्स करें, हम अपना टाइम सेव करने के लिए एन्यूटी का फार्मूला कैसे यूज कर लेंगे। अब ये मैसेज जरा सुन लें, फार्मूला आपने बोलना है, सॉल्व कर कैसे होना है वो मैं बताता हूँ। तरीका ये होता है एन्यूटी के फार्मूले को यूज करने के लिए कि आपने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठानी है, ये 500 को प्लस करके नहीं लिखना है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठानी है, और अब सिंपली आपने यूनिटी का फार्मूला ज़हन में लाना है, बोलना जरा कंडी देखकर जरा याद हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 8.1 आ गया, माइनस 5 इंस्टॉलमेंट्स है, माइनस 5 इंस्टॉलमेंट्स डिवाइड बाय 0.1 है, अपने हाथ से लिख के कंडी सॉल्व करें, लिखें भी, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठानी है और देन एन्यूटी के फार्मूले का अप्लाई करना है, पहले लिखें फार्मूला फिर अप्लाई, फिर इसे सॉल्व करें। जी बेटा, मैंने कहा आपसे कि अगर एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स हो और वो इंस्टॉलमेंट्स की जो अमाउंट है वो सेम हो, और उनमें जो टाइम पीरियड है, उनमें जो टाइम का गैप है, अगर एनुअल है तो सब इंस्टॉलमेंट्स में एनुअल हो, सेमी एनुअल है तो सब इंस्टॉलमेंट्स में सेमी एनुअल हो, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हो, तो रादर देन कि आप ये 5 वर्किंग्स अलग-अलग करें डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से, आप इस वर्किंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एन्यूटी। और इस फार्मूला ऑफ एन्यूटी को अप्लाई करने के लिए आपने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठानी है और देन सिंपली एन्यूटी का फार्मूला देख के अप्लाई कर लेना, और होपफुली आंसर किसी ने सॉल्व किए, तो आंसर इंशाल्लाह सेम ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली 379,079 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो क्या डिस्काउंटिंग का फार्मूला यूज करना गलत है? टाइम वेस्टिंग है, टाइम ज्यादा लग रहा है, हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एन्यूटी। अगर काइंडली रिपीट कर दें क्या 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 हो जाएगा। जी बेटा, आपको समझ आ गई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया लास्ट सेंटेंस? एनी क्वेश्चन एनीवे? चलिए जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लें, नीचे आए जरा। जी एक एग्जांपल ढूंढे जरा, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स वाली, ये लिख के करनी है जी प्लीज, यहाँ जा रही है। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 71,465 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और अब इंटरेस्ट रेट 16%। ये करें जरा खुद से वर्किंग, लग जाएगा न्यूटी। रीजन एक से ज्यादा है, पहली बात एक से ज्यादा है, सेम है और एनुअल है, कैसे करें? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है और एन्यूटी का फार्मूला यूज करें। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि सारी इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी करके नहीं लिखनी, यकीनन 4 हैं ये, लेकिन इंस्टॉलमेंट की एक अमाउंट उठानी है आपने। आंसर अप्रोक्सीमेटली 199, अप्रोक्सीमेटली बता दें जवाब, 1,997।
ये किसकी प्रेजेंट वैल्यू है? नहीं 7-1 की नहीं, 71465 की 4 इंस्टॉलमेंट्स। मतलब ये भी कंफ्यूजिंग हो सकता है ना कि ऊपर तो अमाउंट जो हमने लिखी 171465 वो कम है और नीचे अमाउंट ज्यादा है, उसे प्रेजेंट वैल्यू भी कही जा रहे हैं। तो वो 4 अमाउंट्स है ना, 4 71,465 रुपीज की जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू। इन अदर वर्ड्स कैलकुलेटर पे लिखना है 71465 मल्टीप्लाइड बाय 4 करा दो। ये असल में 285,600 या 800 जो भी है, 285,000 समथिंग की जो रुपीज है ना उनकी प्रेजेंट वैल्यू। तो फिर वो हमने 285 को सीधा क्यों नहीं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया? उसने इकट्ठा पे नहीं होना, उसने एक दफा 4 साल बाद पे नहीं होना 285 समथिंग में, उसने गैप से पे होना। तो ये छोटी छोटी चीजें सही क्लियर करें जरा कंटी। इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होनी है ऑफ ₹71,465, टोटल डेफिनेटली 285 पे होना, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक डेट को पे नहीं होना, लेकिन वो 4 इंस्टॉलमेंट्स की ये प्रेजेंट वैल्यू। मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं कि नहीं? यानी कंफ्यूजन बारा। चलें एक छोटी सी वेरिएशन और देखें लास्ट एग्जांपल पेज के, लेकिन इसमें एक नया जरा डिफरेंस है, नया चेंज है, वो मेरे से पहले जरा सुन लेना। कहता है फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 पेएबल एट द, अंडरलाइन करें, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। रिक्वायरमेंट वही है, 10% रेट है, प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है, लेकिन इसका पहले कॉन्सेप्ट समझना जरा। एक होता है एंड ऑफ द पीरियड, एक है फिर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एडवांस वगैरह आपने भी वर्ड सुने होंगे, लेकिन मेरे साथ जरा सही रिवाइज करें। लेट्स अज्यूम अगर डेट है, फुल कंसेप्ट डेट छोड़ दें लिखना, 1 जनवरी 2021 सपोज डेट है, तो बताएं पहला 2000 कब पे होना? 2021 वाली जो पेमेंट है वो 2021 के स्टार्ट में होनी है। तो ये पहली अमाउंट 1 जनवरी 2021 पे है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। किस साल की किस डेट पे? 2021 वाली अमाउंट 1 जनवरी 21 पे। नेक्स्ट अमाउंट कब होगी? 2022 वाली अमाउंट 1 जनवरी 2022 पे। 2001 यहाँ है, फिर नेक्स्ट डेट बोले 2023, 1 जनवरी 2024। 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। ये लास्ट जो 2000 है ये 2024 वाली अमाउंट है जो 2024 के स्टार्ट पे पे हो रही है। अब अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने लेनी हो तो एक सेकंड एन्युटी वगैरह छोड़ दें, पहले जरा लॉजिकली डिसाइड करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू अगर मैंने इस डाटा से लेनी है तो प्रेजेंट वैल्यू मैं किस दिन कैलकुलेट कर रहा हूँ? कोई डेट बताएं, कोई डेट। आज ही करूंगा ना, आज बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, आज खड़ा हूं मैं। तो ये जो पहला 2000 है, क्या इसकी भी कोई प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? ये तो आज ही की ऑलरेडी वैल्यू है। तो अगर आपने इन 2000 रुपीज की जो 4 अमाउंट्स है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो पहला जो 2000 है, ये वाला पहला जो 2000 है, इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज है। क्या ख्याल है? जो आज पैसे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज है। इन अदर वर्ड्स फिर कितनी अमाउंट्स ऐसी रह गई हैं जिसकी अब आपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है? वो नेक्स्ट 3 है। अब जो नेक्स्ट 3 है उसमें से फर्स्ट वाली देखें, ये वाली जो पहला 2000 जो नीचे, ये आज से कितने साल बाद है? अप्रोक्सीमेटली 1 साल ही है। तो क्या डिस्काउंटिंग लग जाएगा? डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग -1 करके लग जाएगा, नीचे -2 करके लग जाएगा, फिर -3 लग जाएगा, और पहले को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू ही है। तो नेक्स्ट 3 अमाउंट्स की आप प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से अलग-अलग -1, -2, -3 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब इन 3 के बारे में सोचें। पहला छोड़ रहा हूं, सबको पता क्यों छोड़ रहा हूं? वो आज ही की वैल्यू है, वही प्रेजेंट वैल्यू भी है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू सेम है। तो जो नेक्स्ट 3 अब रह गई है, डिस्काउंटिंग हम लगा तो सकते हैं, लेकिन वंस अगेन टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। क्या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स जो बच गई हैं, जो 3 एक्स्ट्रा बची हुई हैं, और उनमें गैप भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो रादर देन हम डिस्काउंटिंग लगाएं नेक्स्ट 3 के लिए, हम एन्युटी यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? पहला 2000 अलग हो गया, अब आगे क्या करूंगा? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाऊंगा, तीनों का इकट्ठा नहीं, 6000 नहीं, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाऊंगा, और एन्युटी अब आपने बताना है कैसे अप्लाई करूं। 1 - 1 प्लस माइनस बताएं, -3 या 4? वो तो 4 इंस्टॉलमेंट्स लिखा हुआ। तो असल में आपने वो इंस्टॉलमेंट्स लेनी है जिनमें इंटरेस्ट है। तो ऊपर वाली वर्किंग देखें, इससे ऊपर जो थी
एंड ऑफ द पीरियड थी तो चारों इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट था, तो आपने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में रखनी है जिनमें इंटरेस्ट है। तो यहाँ -4 क्यों नहीं, क्योंकि वो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनके हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो -3 की समझ आ रही है सबको? इससे ऊपर वाले एग्जांपल में -4 क्यों है? नहीं, एंड पे होने की वजह से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की भी प्रेजेंट वैल्यू आनी है, तो 4 इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आनी थी फर्स्ट में, और इस लास्ट एग्जांपल में फर्स्ट को हमने अलग कर लिया और बाकी फिर वो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं जिसके हमने प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हो गया डिफरेंस? करें नोट, नोट करके फिर आंसर फाइनली बताएगा। मैं इस तरह थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते अपने हाथ से। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको बेटा समझ आ गया? नहीं काइंडली पहले तो ये बता दीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। नहीं बेटा ये जो फर्स्ट 2000 है ये तो एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू है ना, जो पहला वाला, और उसमें फिर प्लस मैंने कर दिया, ये फर्स्ट 2000 की प्रेजेंट वैल्यू 2000 एज इट इज आ गई, और फिर उसमें मैं प्लस कर रहा हूँ वो जो 3 2000 रुपीज की अमाउंट्स रह गई हैं उनकी मैंने फिर प्रेजेंट वैल्यू लेनी है बेस्ड ऑन एन्युटी फार्मूला। समझ आ गया? पहला जो 2000 है वो एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू उसकी सेम है, इसलिए एज इट इज आ रहा है, और क्योंकि अब 3 इंस्टॉलमेंट्स वकास साहब रह गई हैं जिनमें इंटरेस्ट है पहले को छोड़ के, इसलिए -3 है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? जी विकास और एक क्वेश्चन और आया मेरे पास, ये आप लोग क्लियर है जी? कैंडी ये आंसर बताएंगे? ये अब मुझे जब आपने आंसर बताना है तो क्या उसमें पहला 2000 भी कंसिडर होना है? पहला भी होना है, वो एज इट इज 2000 प्रेजेंट वैल्यू ही है, तो टोटल आंसर बताना है आपने। 6974। तो पहले 2000 को बस अलग क्यों कर दिए? क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही है जो अमाउंट एज इट इज है, और बाकी फिर वो अमाउंट्स आएंगे जिनके हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एनी कंफ्यूजन जी? फाइनली एक नजर रिवाइज करें जी फर्स्ट पेज। फार्मूला भी देख के बोल रहे हैं और बाकी ये जो चीजें बस फर्स्ट पेज कर लें, बाकी फिर इसी डिस्कशन के बेस पे हमने टॉपिक स्टार्ट करना भी। कोई कंफ्यूजन किसी के जहन में आ रही है पढ़ने के? ये मैसेज आंसर ग्रुप की बात है। इसे रिप्लाई कर देंगे।
ये बड़ा भी आपके साथ वो आपको मैसेज करता हूँ इसका क्या आपने जो पूछा जी फिजान है भी 1 मिनट जी बड़ा आगे चलें फिर चलिए नेक्स्ट पेज खोलें इस डिसीजन के बेस पर बेटा हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हेडिंग लिखी हुई है लीज और लीज से रिलेटेड स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड का नंबर है IFRS 16 लीज का सारा कॉन्सेप्ट उसकी डेफिनेशंस पढ़ने की बजाय पहले उसका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो जरा बोर्ड पे मैं चंद बातें आपके सामने लिख के करता हूँ फिर आपने ये कहाँ नोट करना बताता हूँ लेकिन पहले आपने जरा लीज का कॉन्सेप्ट सारा क्या है वो जरा अंडरस्टैंड करने के लिए जरा गौर से बोर्ड पे देखना है लेट्स अज्यूम एक पर्सन है पर्सन नेम है मिस्टर अली अली चाहता है कि होंडा कार चलाया करे कंसंट्रेट कीजिएगा अली चाहता है कि वो होंडा कार चलाए लेकिन जो कार उसे पसंद है लेट्स अज्यूम वो 50 लाख रुपीस की है अब एक सिंपल सा सोल्यूशन इस स्टोरी का क्या हो सकता है कि अली किसी कार शोरूम पे जाए अपनी जेब में कितने पैसे रख के जाए या चेक कितने पैसों का रख के जाए पेमेंट करे गाड़ी अपने नाम करवाए ले जो मर्जी करे घूमे फिरे सैर करे अगर ये हो जाए तो ये तो ओन्ड कार है क्या एंट्री करेगा अली होंडा का डेबिट कैश क्रेडिट पैसे उसने दे दिए गाड़ी उसकी है इस्तेमाल करे जैसे उसका दिल करे लेकिन लेट्स अज्यूम अली के पास 50 लाख रुपए इकट्ठे अवेलेबल नहीं है तो अब एक तरीका तो ये हो सकता है कोई गाड़ी छोटी कर ले लेकिन क्योंकि उसके फैमिली में उसके कुछ रिलेटिव्स ने उसके कुछ हम उम्र नौजवानों ने दोस्तों यारों ने होंडा गाड़ी खरीद ली हुई है इसलिए उसकी नाक का मसला देयरफॉर वो मजबूर है कि होंडा कार के अलावा किसी कार में नहीं फिर सकता तो ऐसे लोगों के लिए बैंक्स आजकल ये फैसिलिटी देते हैं कि इनिशियली एसेट बैंक खरीद लेगा फिर वो एसेट हैंडओवर हो जाएगा और जो पर्सन उसे बैंक से लेगा वो फिर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स कर देगा तो अब सिचुएशन हमारी किस से किस तरफ जा रही है ये कार अब अली ने खरीदनी नहीं है बैंक से सॉर्ट ऑफ एक अरेंजमेंट होगा तो आजकल बैंक्स लीजिंग अरेंजमेंट्स करते हैं लीज अरेंजमेंट्स करते हैं लीज का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज अली जो है एमसीबी बैंक वालों के पास गया अब ये लीजिंग बैंक्स भी करते हैं लीजिंग कंपनीज भी हैं अदरवाइज भी आपने इंस्टॉलमेंट्स किस्तों वाले मोटरसाइकिलों वाले ये भी देखे होंगे लेकिन मैं जरा एक फॉर्मल से एग्जांपल बैंक के एंगल से बना रहा हूँ तो अली अब रादर देन कि किसी कार शोरूम से जाके गाड़ी परचेज करे वो सपोज लीज एग्रीमेंट करने के लिए बैंक के पास जा रहा है अगर अली और एमसीबी बैंक आपस में एग्रीमेंट हो जाए लीज का तब होगा ये कि रादर देन के गाड़ी अली खुद परचेज करे अली के बिहाफ पे गाड़ी इनिशियली परचेज करेगा बैंक बैंक कहाँ से परचेज करेगा होंडा वालों से या कार शोरूम वालों से तो इनिशियली अब कार कौन परचेज करेगा बैंक एमसीबी लीजिंग कंपनी अब ये बैंक अगर गाड़ी खरीदेगा तो डेफिनेटली ये किसके नाम होगी बैंक के नाम होगी बैंक के डॉक्यूमेंट्स में बैंक के नाम रजिस्टर होगी बैंक इस गाड़ी की जब पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या करेगा गाड़ी बैंक की होगी कार्ड डेबिट कैश क्रेडिट लेकिन वो गाड़ी उसने अपने यूज के लिए नहीं ली है गाड़ी बैंक परचेज करेगा लेकिन वो हैंड ओवर हो जाएगी अली को गाड़ी लीगली किसके नाम है बैंक के लेकिन उसे इस्तेमाल करके सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स कौन लेगा अली लेगा बैंक ने अली के लिए गाड़ी परचेज कर ली
अब अली इन रिटर्न कुछ देगा? बैंक ने क्या दिया है? गाड़ी दी है। अली रिटर्न में पैसे देगा, इंस्टॉलमेंट्स में लेकिन पैसे देगा। अब गाड़ी की कॉस्ट क्या है? अगर 50 लाख है तो क्या बैंक 50 लाख रुपए की अमाउंट की इंस्टॉलमेंट कर देगा? मसलन फॉर एग्जांपल 50 लाख कॉस्ट है और अली के साथ उसका एग्रीमेंट है कि 3 साल में उसने पेमेंट करनी है, ठीक है? तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, एनुअल भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी, सेमी एनुअली भी। लेकिन यहाँ जो पॉइंट है, क्या वो 50 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट्स कर देगा? वो कुछ कम पैसे लेगा ना। वो यार अली पैसे नहीं दे सकता यार, कमाल हो गई यार। वो यार अली के पास सारे पैसे नहीं है, वो मजबूर है बेचारा। तो क्या बैंक उससे 50 लाख पूरे लेगा, कुछ कम लेगा या कुछ एक्स्ट्रा लेगा? वो एक्स्ट्रा ऑब्वियसली लेगा, बात आपकी सही है। मैं वैसे ही, वो बैंक अपना बिजनेस कर रहा है। बैंक एक्स्ट्रा इसलिए लेगा कि वो कह रहा होगा कि मैं टाइम बेसिस पे पैसे ले रहा हूँ, ठीक है? तो जो अली इन रिटर्न पेमेंट करेगा, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जो देगा, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल नहीं होगा। अब यहाँ मैंने प्रिंसिपल किसको कहा है? 50 लाख तो प्रिंसिपल है, इसमें इंटरेस्ट भी होगा। तो अली इन रिटर्न इंस्टॉलमेंट्स में जब पैसे देगा, तो लीज की इंस्टॉलमेंट्स में दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल भी होता है और उसमें फिर इंटरेस्ट भी होता है। ये जो इंटरेस्ट है किसके लिए एक्सपेंस है और किसके लिए इनकम है? अली के लिए एक्सपेंस होगा और बैंक के लिए इनकम होगी। तो बैंक ने अपना प्रिंसिपल तो रिकवर करना ही था, लेकिन बैंक क्योंकि टाइम पे पैसे नहीं ले रहा, टाइम पे पैसे लेने के बजाय इंस्टॉलमेंट्स में पैसे ले रहा है, तो देयरफॉर बैंक उसमें इंटरेस्ट ऐड करके पेमेंट ले रहा हो, ठीक है? तो एसेट इनिशियली अगर लीज हो जाए, कौन खरीदता? बैंक खरीदता है, लीजिंग कंपनी। किसको हैंडओवर हो जाता है? सॉर्ट ऑफ अली को, जिसने इस्तेमाल करना है, और जो एसेट इस्तेमाल कर रहा होगा वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे रहा होगा। तो अगर ये सब कुछ इसी तरह हो जाए तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ लीज। लेकिन इससे पहले कि आप इसे नोट करें, दो चीजें में से और सुन लें। लीज के एग्रीमेंट में जो पार्टी, जो पर्सन एसेट खरीद रहा है ताकि वो हैंडओवर कर सके, उसे बोलते हैं लेसर। ओ आर एंड में लेसर, लेसर। और जिस पार्टी को एसेट जा रहा है, जिसे यूज करना है, उसे लेसी कहते हैं। तो लीज एग्रीमेंट में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, लेसर एंड लेसी। लेसर कौन होता है? जो एसेट खरीद के हैंडओवर कर रहा है और इंस्टॉलमेंट्स में पैसे ले रहा है। और लेसी कौन है? जो एसेट यूज कर रहा है और उसके अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहा है। तो बात मेरी समझ आ गई है? तो इसको इस तरह करेंगे, छोटी सी जो मैंने आपके सामने एक डायग्राम थोड़ा बनाई है, आप जरा सेकंड पेज का स्टार्ट पर बना ले, जगह या नीचे जगह खाली है, पेज के नीचे बना लो। वो एंट्रीज तो करने लगे अभी। जब यहाँ तक बात समझ आएगी, अब हम ये देखेंगे कि लेसी क्या एंट्रीज करेगा और लेसर क्या एंट्रीज करेगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी शुरू करते हैं। पहले मैंने जरा चाहा कि आपको थोड़ा सा एक लीज का जरा कॉन्सेप्ट समझा दूं। जी इंशाल्लाह जी, एज इट इज एज अर्ली एज पॉसिबल। बुक्स की आप कहीं टेंशन ना लीजिएगा, जैसे इंशाल्लाह बुक्स अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह मैं खुद आपको बताऊंगा यार। तो चंद दिन जरा अगर काइंडली इन पेजेस से अगर गुजारा कर लें। असल में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं हर सेशन के बाद, आई कैप कोई ना कोई चेंजेस कर ही देता है, तो उसको जरा फाइनल करते करते कुछ टाइम लग जाता है, तो फिर बाद में जरा प्रिंटिंग भी करवानी है। ठीक है वकास सर? कम से कम FA2 की क्लास का जो स्टार्टिंग टाइम है, ये तो कुछ जल्दी नहीं है। सुबह सुबह 11:30 बजे क्लास तो नहीं है? नहीं, कम से कम इस पे टाइम पे आया जा सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये भी सुबह सुबह कंसिडर तो नहीं होगा? वैसे तो ऐसा फर्क कोई नहीं पड़ता, क्लास चाहे 2:30 बजे हो। ये मनाना, हर क्लास में कम से कम 10 मिनट लेट तो होना चाहिए, है नहीं? नहीं 8 से तो वाकई बेहतर है, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ क्या वाकई बेहतर है या नहीं।
ये बेटा वैसे कोई खास चेंज तो नहीं FA2 में, पुरानी बुक भी यूज हो सकती है, लेकिन अगर नहीं मिली जाएगी तो फिर पुरानी यूज क्यों करनी है? कुछ ना कुछ पेजेस तो आगे पीछे हो ही जाते हैं, तो मेरे ख्याल ऐसे ही प्रॉब्लम ही रहेगी बाद में। जी ठीक है कासिम सर। जी एनी कन्फ्यूजन है, जो बात आपके सामने आई लिखिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन का जरा डाटा तक पढ़ लें अगर आज हम, अगर नोट कर लिए तो बता दो। लेसी कौन होता है? और लेसर कौन है? चलिए ये चंद एक डेफिनेशन जरा लिखेंगे, इनको जरा जस्ट रीड कर लें, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। लीज क्या है जी? लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब इंस्टॉलमेंट्स, पैसे। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कन्वे कर देता है राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज लीज का एक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड होता है 5 साल, 3 साल, 7 साल, तो इसे लीज टर्म बोलते हैं। इसके ऊपर लिखना, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स लीज टर्म। मैं कभी अगर वर्ड बोलूं लीज टर्म तो क्या समझ आएगा? पीरियड ओवर विच इंस्टॉलमेंट्स इज टू बी पेड। तो ऐसा कोई डेफिनेशन रटा नहीं लगानी, बस आइडिया लेकिन होना चाहिए। कंसिडरेशन मैंने किसे कहा? पैसे, इंस्टॉलमेंट्स इस केस में। और कौन कन्वे करता है? कन्वे कौन करता है? राइट टू यूज। कौन ऑब्टेन करता है? लेसर कन्वे करता है, लेसी ऑब्टेन करता है। इस तरह से बढ़ जाए। एग्जांपल्स के तौर पे मैंने एक गाड़ी की एग्जांपल आपके सामने बनाई है, लेकिन अगर बिजनेसेस के एंगल से देखें तो मशीनरी भी लीज हो जाती है, व्हीकल्स भी हो सकती हैं, फर्नीचर भी, बल्कि आजकल तो शायद हर चीज़ के कॉन्सेप्ट है। और अगर आप प्रैक्टिकली रियल लाइफ में देखें तो शायद मोबाइल भी किस्तों पे मिल, ये किस्तों वाली सिंपल लीज है। किस्तें, मोटरसाइकिल्स भी किस्तों पे, जितना कारोबार हो रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स, ये सॉर्ट ऑफ लीज ही हो रही है। तो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी व्हीकल्स एक्सेट्रा। दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी? लेसर कौन है? जो प्रोवाइड करता है राइट ऑफ यूज एन एसेट। एसेट यूज करने का राइट जो प्रोवाइड करता है वो लेसर है। और जो नेक्स्ट लाइन है, जो राइट एसेट यूज करने का राइट ऑब्टेन करता है वो लेसर। प्रोवाइड और ऑब्टेन में शायद डिफरेंस है, बाकी सारा वही है। तो वंस अगेन ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स क्योंकि एग्जाम में हमारे पास होते हैं, तो ऐसे डेफिनेशंस को रट्टा नहीं लगाना। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हु इज लेसी, हु इज लेसर? जो राइट टू यूज एसेट ऑब्टेन कर रहा है वो लेसी है, और जो कन्वे कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो लेसर। आज इधर एक डाटा पढ़े, एक एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 1। On 1st January 2000, a company obtains a small bottling and labeling machine from a leasing company under a lease. किस चीज की लीज है? मशीन है, बॉटलिंग लेबलिंग मशीन को। स्टार्टिंग डेट है 1st January 2000, अंडरलाइन करना। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन was 7710 while the amount to be paid was 10,000। 7710 क्या चीज है और 10,000 क्या है? कैश प्राइस। अगर आज पैसे अपने इस्तेमाल करें तो कितने की मशीन है? 7710। लेकिन इस लीज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें कितने देने हैं? वो इतने सारे ज्यादा क्यों देने हैं? डिफरेंस लें जरा, इन दोनों में अमाउंट्स में डिफरेंस लें। आज इस मशीन को अगर अपने पैसे लगाए जाएं कितने का खरीद सकते हैं, लेकिन लीज एग्रीमेंट में कितने देने हैं? डिफरेंस बनता है 2290। का नाम बताएं। ये सिंपली इंटरेस्ट है। और अगर अच्छा वर्ड करना है तो फाइनेंस कॉस्ट कह लें। किसका एक्सपेंस, किसकी इनकम? लेसी एक्सपेंस, लेसर की इनकम। तो 2290 जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये इसी वजह से कि टाइम बेसिस पे, टाइम इसमें इन्वॉल्व है। एसेट यूज करना है, एसेट यूज करने का राइट मुकासब। अगर एसेट को मिला है तो उसे
आप यूज करेंगे ना, तो वो राइट कि आप यूज करें, जो दे रहा है वो लेसर है, जो ले रहा है ये राइट वो लेसी। ठीक है बगा सर? नहीं अभी तो आगे जा रहे हैं शायद, जितनी बात हुई बस पहले यहाँ तक रह। ये 7710 10,000 समझ आ गई और डिफरेंस। नेक्स्ट लाइन में कहता है द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2000 डिपॉजिट with the balance being settled in 4 equal annual installments commencing on 31st December 2000। जब भी कोई लीज एग्रीमेंट होगा तो फिर उसमें इंस्टॉलमेंट्स कितनी होनी है, कैसे होनी है, ये लेसी और लेसर आपस में एग्री करेंगे। तो ये डेफिनेटली टर्म्स एंड कंडीशंस हर एग्रीमेंट की डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका जरा दोबारा पढ़ा जाए तो क्या लिखा हुआ है? इमीडिएटली 2000 देना, कितने में से? 7710 में से 10,000 में से 2000 अभी दे देना, बाकी बचेगा कितना? 8। और वो 8000 भी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अगर देना है, वो भी 2-2 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगे। पहला 2000 आज है, अभी है, मीन्स एक क्वेश्चन के मुताबिक 1 जनवरी 2000 को है, बाकी बैलेंस 8000 रह जाएगा, समझ आता? और वो 8000 कैसे पे करना पड़े? सेटल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो क्योंकि 8000 है और 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो वो भी 2-2000 बन जाएगा। तो सबसे पहला काम ही करें, रजिस्टर खोलें जरा, ये पेमेंट्स की जरा डेट्स डिसाइड करवाएं ये डाटा से। जी सर जी, विकास साहब अगर रिलीज हुई है तो एसेट जो है उसका लीगल ओनर तो बैंक ही है, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं वो शुरू से ही लेसी को मिलेंगे। ठीक है विकास साहब? तो यूज लेसी नहीं करना है, लेसर नहीं, हालांकि नाम बैंक के होगा। तो बाकी जो बाद में क्या होगा लीज टर्म के एंड में, वो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जी सर जी, अगर इस डेटा को पढ़ा जाए तो पहली 2000 की अमाउंट किस दिन है, डेट्स? तो 2000 तो उस दिन है। एक और लिखवा दो, बाकी फिर आप खुद ही लिखिएगा। फिर इंस्टॉलमेंट्स भी 2000 ईच ही बनती हैं, और पहली इंस्टॉलमेंट की डेट बनेगी 31 दिसंबर 2000, मींस फर्स्ट ईयर के एंड पे। ये इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में है या एरियर्स में है? लीसा के वर्ड्स भी आपने कहीं सुने होंगे, एडवांस मींस बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और एरियर्स मींस एंड ऑफ द पीरियड। जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो एरियर्स में ही है। हाँ, कुछ डाउन पेमेंट सॉर्ट ऑफ है, ये वर्ड ना कभी डाउन पेमेंट, कुछ ना कुछ पैसे शुरू में देने हैं, बाकी फिर इंस्टॉलमेंट्स में देना है। तो पहला 2000 इमीडिएट है, इमीडिएट, और बाकी 2000 ईयर जब एंड होगा उसका भी 2000 रुपीज है। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2001 पे होगी, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2002 पे होगी, और फाइनली 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो रिमेनिंग अमाउंट थी 31 दिसंबर 2003 पे फाइनली 2000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट रह जाएगी। तो पहला एक इमीडिएट पेमेंट का 2000 अलग हो गया, और बाकी जो 8000 रुपीज हैं वो 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड होंगे। तो डेट वाइज फाइनली जरा सेग्रीगेशन करना है। मैंने नेक्स्ट 4 को इसलिए अलग किया है ताकि वो इंस्टॉलमेंट्स 4 हिस्सों में जो ब्रेक नहीं है जरा आपके सामने आ रहा है। कोई मेरी बात में या डेट्स में कोई कंफ्यूजन रह गई हो नोट भी करें, और कोई कंफ्यूजन अगर रहेगी तो बता दें। बाकी क्लास में कंडी कंसंट्रेशन रखें, ठीक है? हो सकता है आपको लग रहा हो कि बात मुश्किल नहीं है, लेकिन यही चीज़ें ऐसा ऐसा फिर ज़रा मुश्किलात की तरफ चली जाती हैं। तो अगर बेसिक सही हो तो आगे फिर इंशाल्लाह इशू नहीं रहता। बाकी ऊपर एक 10,000 लिखा हुआ था, तो उसी 10,000 का शायद एक ब्रेकअप है। वो 10,000 इकट्ठा नहीं देना, उसका एक ब्रेकअप है। 2000 अभी देना है, बाकी जो 8000 है वो भी इकट्ठा नहीं देना, वो भी 2-2 हजार की 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। बहरहाल कोई आपकी तरफ से अगर कंफ्यूजन है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखी चलेगा? चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ो।
देन वो कहता है द चार्ज ऑफ 2290 ढूंढना है, ये जो ब्रेकअप हमने किया था, डिफरेंस लिया था, रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% per annum calculated on the remaining balance of liability during each accounting period। अब रेट उसने बता दिया है, ये रेट अप्लाई कैसे होता है ये अभी इंशाल्लाह मैं आपको याद कराऊंगा, वही कॉन्सेप्ट जो बोरिंग कॉस्ट में था, कैसे रेट ने अप्लाई होना वही है, रिमेनिंग बैलेंस पे कैसे अप्लाई होता है ये फिर मैं अभी वर्किंग करता हूँ। नेक्स्ट कहता है डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20% per annum। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड है, assuming no residual value, लास्ट सेंटेंस अंडरलाइन करा जरा। ownership of the asset is expected to be transferred to lessee at the end of the lease term। अपनी जरा डायग्राम जरा सामने रख लीजिएगा, ये लाइन अंडरलाइन करके लास्ट, जो अभी आपने वो अली वाली एग्जांपल बनाई थी इसी के नीचे पेज पे जहां बनाई हुई। इस सेंटेंस को जरा समझने के लिए डायग्राम दोबारा देख लें। देखिए इनिशियली एसेट कौन खरीदता है, जरा पार्टिसिपेट करें। बैंक खरीदेगा, लेसर खरीदेगा, और डेफिनेटली लेसर के ही नाम वो एसेट होगा। लीगली जो है वो बैंक ही ओनर रहेगा शुरू में भी और लीज टर्म में भी। लीज टर्म किसे बोलते हैं? बैंक शुरू में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा, लीगल ओनरशिप मींस नाम अली के नहीं करेगा। बैंक के पास यही तो सिक्योरिटी है कि अगर अली फॉर एग्जांपल अपनी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट में डिफॉल्ट करे, मींस इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे ना दे, तो बैंक जाके कह सकता है मेरा एसेट मुझे वापस कर दो। तो लीज टर्म के दौरान लीगल ओनरशिप हमेशा लेसर के पास ही रहेगी, लेकिन समटाइम्स ये एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जब लीज टर्म कंप्लीट हो जाएगी तो बैंक जो है लीगल ओनरशिप भी लेसी को ट्रांसफर कर देगा। आपने अगर कभी जिंदगी में कोई लीजेस का सुना होगा तो आपने यही सुना होगा कि हमेशा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कुछ जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट ये भी हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एसेट लेसी से दोबारा लेसर के पास जाएगा और लेसर या तो उसे दोबारा किसी को लीज पे देगा या फिर बेचेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन लीगल ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। किससे किसको? लेसर से लेसर को। तो ये जो एंड में ओनरशिप की बात हो रही होती है ये लीगल ओनरशिप की बात हो रही है। एक और चीज भी क्लियर करें, फिजिकली एसेट कब आ जाएगा लेसी के पास? वो तो शुरू में ही आ जाना है, उसी ने इस्तेमाल करना है। ये लेसर ने अपने इस्तेमाल के लिए एसेट नहीं खरीदा, इस्तेमाल लेसी नहीं करना है लीज टर्म में भी। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म तो उसके बाद भी लीज टर्म के बाद भी लेसी यूज करेगा। लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर ना हो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म फिर एसेट लेसी से वापस लेसर के पास चला जाएगा। तो अब ये आपके पास जो सेंटेंस लिखा हुआ है ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, ये हमेशा कौन सी ओनरशिप की बात हो रही होती है? लीगल ओनरशिप मींस नाम की बात हो रही है, वरना फिजिकली तो एसेट पहले किसके पास है? लेसी यूज कर रहा है, हालांकि वो नाम बैंक के था। लीज टर्म में बैंक ने नाम इसलिए रखा होता है ताकि वो अपने पैसों की सिक्योरिटी रख सके, लेकिन जब लीज टर्म कंप्लीट हो जाती है, पैसे पूरे हो जाते हैं, तो एग्रीमेंट में समटाइम्स ये लिखा होता है कि लेसर से लीगल ओनरशिप भी लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। आप ऐसा करें, जरा सेंटेंस के एंड में लिख लें, हमारे इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि लीगल ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, ना होनी हो फिर क्या होता है, इंशाल्लाह वो बाद में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो ओनरशिप की बात हो रही है, ये किस ओनरशिप की बात हो रही है, ये एंड में जरा लिख लीजिएगा, लीगल ओनरशिप की बात। तो लीगल ओनरशिप किससे कब किसको ट्रांसफर हो जानी है? नहीं, पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस एक दफा बोलने जरा, आपको जरा आई होप कि जरा ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो ये जो ओनरशिप की बात हो रही होती है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, ये हमेशा लीगल ओनरशिप की बात हो रही है, और लीगल ओनरशिप मींस एसेट नाम भी किसके हो जाएगा? लेसी के नाम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स अगर लेसी के नाम हो जाएगा तो लीज टर्म के दौरान भी और लीज टर्म के बाद भी एसेट कौन यूज करेगा? पहले भी लेसी यूज कर रहा था, और अगर नाम ही इसके हो जाएगा तो वो एसेट या तो खुद यूज करेगा या अगर बेचना तो बाद में खुद बेचेगा। मींस किस दिन ये एसेट लीज्ड एसेट की बजाय ओन्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी एट द एंड ऑफ लीज टर्म तो इंस्टॉलमेंट से वो पूरी कर चुका है, तो एंड में फिर वो ओन्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो लेसी की मर्जी है कि वो उसने फर्दर खुद यूज करना है या फॉर एग्जाम्पल उसने बेच के उसके पैसे उसने अगेंस्ट अर्न करने हैं। ठीक हो गया? अब एक नजर डाटा खुद से पढ़ना है, बाद में फिर रिक्वायरमेंट देखते हैं कि सॉल्व कैसे करनी है। तो इंडिविजुअली पढ़ना है, कोई इसमें अगर कंफ्यूजन है डाटा की हद तक जो बातें हुई हैं। बाकी काउंटिंग एंट्रीज वगैरह तो बेटा अभी जरा पढ़ लें फिर डिस्कस करते हैं।
जी इंशाल्लाह ये फिर मैं अकाउंटिंग एंट्रीज में डिस्कस करूंगा। ये आसान साहब आपकी बात ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा वो आपसे बल्कि पूछूंगा। डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, एसेट किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ये सारी बातें इंशाल्लाह अभी डिटेल में करते हैं। नहीं अब यूज कौन कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है, नाम किसके है, लेसर के, यूज कौन कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, एसेट किसके बुक्स में डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, तो ये इंशाल्लाह बातें अभी करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन हमने हमेशा क्या पढ़ी हुई है, अगर लीज को जहन से निकालना है कि जो एसेट यूज कर रहा होता है उसी का नाम भी होता है, लीगल ओनर भी वही है, बेनिफिट्स भी वही ले रहा है, तो फिर तो एसेट भी वही है, उसी का है, नाम भी उसके इस्तेमाल भी वही कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन वो चार्ज कर रहा है। लेकिन यहाँ डिफरेंस अब क्या हो गया, नाम लेसर के है, बेनिफिट्स ले रहा है लेसी, ठीक है। तो अब इस केस में फिर अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या डिफरेंस आएगा, क्यों आएगा, वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है आज इतनी डिटेल में रहना में इतना आज काफ़ी है, मेरा ख्याल एक रीजनेबल स्टार्टिंग पॉइंट काफ़ी है, लेकिन टाइम वैसे बहुत ज़्यादा है अभी, तो वो टेंशन आप ना लें। लेकिन आज ज़रा पहले दिन मेरा ख्याल है आपको अपना ज़रा बनाने की कोशिश कर लीजिए वरना क्लास का टाइम, एंडिंग टाइम पता है किसी को, तो वो बिल्कुल सही पता है आपको। तो इंशाल्लाह कल यहीं से ऑनवर्ड डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल आज ज़रा यूज टू हो गए हैं, तो कल ज़रा नॉर्मल रूटीन की पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चंद दिन ज़रा ये नोट संभाल लें, इंशाल्लाह फिर कल नॉर्मल टाइम पर मुलाकात होगी 11:30। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह 11:30। ठीक है कासिम साहब, 11:15 ठीक है। ठीक है, वो डिस्कशन करनी थी मैंने